Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. How are you all? I welcome you to the next lecture of your NCERT foundational course. That is your chapter number 5, Industries. Okay. And we are doing what we are doing? We are doing class 8th geography. I hope you all are following the timetable, following the schedules as well. You all are completing all the things on time. अब देखो धीरे धीरे चैप्टर 5 भी आ गया है. नाउ वी आर मूविंग टू इंडस्ट्रीज. नाउ slowly we will be completing chapter 8 also. So I hope you all are ready. Let us start the lecture with the chapter industries. Fine. Okay. So previous lecture में what we have learned, agriculture था chapter हमारा previous वाला. I hope this pen color is visible to you. Okay. Should I make it dark? 1 second. Yeah, this will be fine. तो पिछला वाला जो लेक्चर था वो हमारा एग्रीकल्चर था. एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा उसके पहले कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन इकोनॉमी: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी. तो जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है. क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स, है ना. दैट इज वाई. Now the raw materials which have been produced in this primary sector goes to the secondary sector for processing. Final products जहाँ पे बनते हैं. So secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to people. ठीक है. Raw materials are not हमेशा यूजेबल फॉर्म में नहीं होते. उनको यूजेबल फॉर्म में करने के लिए जो है सेकेंडरी एक्टिविटी का बहुत जरूरी है. दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग. एग्जाम्पल: पल्प चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक. पल्प जो है आपका रॉ मटेरियल है. अब ये जो आपका पल्प है, दिस पल्प फर्दर चेंजेस टू पेपर एंड दिस कैन बी चेंज्ड इनटू नोटबुक एज वेल. तो देखो रॉ मटेरियल से आप कितने अलग अलग तरीके के जो है आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो. So what do you mean by industry? Industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or provision of services. सारा ही हाईलाइट हो गया. हाँ, ठीक है. तो ये आपका इंडस्ट्री का डेफिनेशन है. इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंस्टिट्यूट करती है. ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और योर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. क्लियर? अब एग्जांपल सच एज योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग. मतलब इंडस्ट्री जो है या तो गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, इंडस्ट्री जो है या तो एक्सट्रैक्शन का काम करेगी या तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगी. ये तीनों में से कोई भी एक चीज करती है इंडस्ट्री. फाइन. Now let us try to classify industry. Now industries can be classified on 3 bases. First is your raw material, second is your size and third is your ownership. Now let us start with on the basis of raw material. Raw material के basis पे 3 टाइप की इंडस्ट्रीज को हम raw material के basis पे we can classify the industry into further classes. First is your agro based. रॉ मटेरियल मतलब उनके जो रॉ मटेरियल है वो किस टाइप के हैं. तो पहला या तो एग्रीकल्चरल बेस्ड होगा, सच एज योर प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स और उनके रॉ मटेरियल्स, है ना. एग्जांपल्स में फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स और कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री. नेक्स्ट कम्स योर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो मिनरल से रिलेटेड होता है. ये सब रॉ मटेरियल है. एग्रीकल्चर भी, मिनरल एक्सट्रैक्शन भी, मरीन इंडस्ट्री भी, फॉरेस्ट भी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है. अब जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो मिनरल के ओर को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्री. अब इनके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो दूसरे इंडस्ट्री के प्रोसेसिंग में हेल्प आते हैं. जैसे आयरन इज मेड फ्रॉम द आयरन ओर. सिंपल. नेक्स्ट टाइप इज योर मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. फर्स्ट इज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सीज एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स. एग्जाम्पल: इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल. जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है उनका रॉ मटेरियल क्या होता है? मरीन प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट बेस्ड.
that uses forest produce as the raw material, for example pulp and paper, pharmaceuticals, furniture and buildings. फॉरेस्ट से क्या क्या मिलेगा हमको? पल्प मिलेगा जिससे पेपर इंडस्ट्री होगी, और क्या मिलेगा? वुड मिलेगा जिससे आपका फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह होगा, और आपके मेडिसिनल लीव्स मिलेंगे दैट आर हेल्पफुल इन द फार्मास्यूटिकल. क्लियर? Now, before going ahead, this is our mentorship program. Kindly pause the screen and see all the perks we are providing here. It is a complete holistic program for you to target CSE. Okay. And if you want to have a mentor from the start of your foundation or from the start of your preparations, then this is your IS Mentorship Foundation program, under which our mentor, head mentor Riyasat Ali sir will be guiding you, and he has guided a lot of students and he has helped them to clear the CSE examination through this IS Mentorship program only. So I request you all to kindly call and inquire about the very latest batch to join, and then join there and have a mentor support throughout the preparation. Clear? Fine. Okay, let us move ahead and now moving to the next classification. First we have understood was the basis of the raw material. Second is on the basis of size. साइज के हिसाब से. अब साइज का मतलब क्या? साइज का मतलब पैसा, साइज का मतलब जगह, एरिया, साइज का मतलब लेबर. क्या? refers to the amount of capital invested, कितना आपने पैसा लगाया है, number of people employed, how many laborers are there in your company, and volume of production, how much units you are producing. मतलब all the three things are included here. What all the three things? Capital, people and volume of production. Clear? तो उस बेसिस पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, तीन टाइप की होंगी, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें जो है लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ज़्यादा नहीं है. एग्जाम्पल कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड, लोग हाथ ही से बनाते हैं इसलिए उतना बड़े लेवल पे नहीं होती है, जनरली बाई आर्टिजन. बास्केट वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट जो है एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल का. लार्ज स्केल इंडस्ट्री हाई कैपिटल यूज करते हैं और हाई टेक्नोलॉजी सच एज योर सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा. और एक और टाइप की इंडस्ट्री आती है मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो इन दोनों के बीच में लाई करती है. तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ओनरशिप. आप किस तरह से उसको ओन कर रहे हो. तो फर्स्ट कैन बी प्राइवेट सेक्टर, दैट द प्राइवेट प्लेयर्स आर ओनिंग, जिन पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दो तीन फ्रेंड्स मिलके बनाए कोई कंपनी, प्राइवेट सेक्टर. एग्जाम्पल रिलायंस, आईटीसी लिमिटेड, वेरी गुड एग्जाम्पल. नेक्स्ट टाइप इज योर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, मतलब जो गवर्नमेंट बनाती है, जो लोगों के लिए है, इसीलिए इसको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है. दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, सच एज योर हाल है ना, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा. So these are some of the examples. Next can be joint sector industry, जिसमें both the role of private and the role of public comes into picture. Owned and operated by state. ठीक है, उस ओनिंग और जो ऑपरेशन है वो स्टेट करता है, और स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल्स भी करते हैं, इसलिए इसको जॉइंट बोला गया, साथ में मिलके हो रहा है. बेसिकली इट्स ए गुड एग्जांपल ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड एग्जांपल है. अनदर टाइप इज योर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री. इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और वर्कर्स ऑफ बोथ. एक ग्रुप के, ये जो इंडस्ट्री होती है वो एक ग्रुप के द्वारा होती है. द ग्रुप is nothing but a group of people who are actually producing the material, वही इनके मालिक होते हैं. एग्जाम्पल अमूल, आनंद मिल्क यूनियन एंड सुधा डेयरी. अमूल इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. ठीक है, तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में क्या होता है, जितने लोग, मतलब जितने लोग बनाते हैं कंपनी को उतने ओनर रहते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ दैट. So we have understood the four types, that is your private, public, joint and cooperative. Clear? Next, what are the factors affecting location of industry?
इंडस्ट्रीज के जो लोकेशन हम सेट करते हैं, उन जब हम when we are setting a location to build up an industry, to stand up an industry, what all are the factors for it? Factors are raw material, कि how good a raw material can be accessed, है ना? ऐसा नहीं कि raw material को लाने के लिए ही आपको 4-5 दिन का टाइम लग रहा है. लैंड, हाउ द वेल प्रॉपर टेरेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहाड़ी एरिया में इंडस्ट्री बना रहे हो, प्रॉपर लैंड होना चाहिए. वाटर, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल इन द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री. लेबर, obviously the people who are working, power, electricity, etc., that is also very important. Capital, पैसे. Transport, how well you can manage the transportation, जैसे रॉ मटेरियल को दूसरी जगह पहुंचाना. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. और मार्केट, हाउ वेल यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स विच हैव बीन कंप्लीटेड. ओके. समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर. ऐसा कभी कभी होता है कि दैट गवर्नमेंट टू सपोर्ट एनी इंडस्ट्री, if they feel that this industry can provide a welfare to people, what they do, they support, government support. Okay, गवर्नमेंट सपोर्ट. तो उसके लिए क्या सपोर्ट देती है? इंसेंटिव्स, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर हो गया, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स हो गया, so that industries can work in the backward areas as well. Okay, तो ये सब चीजें आपकी जाननी है. Next, industrial system. What is industrial system? It is a kind of system, मतलब एक whole package है ये इंडस्ट्री का. पैकेज में क्या आता है भाई? इनपुट, इनपुट का प्रोसेस और आउटपुट. ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें कम्स इनटू सिस्टम: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. इनपुट में क्या आएगा? ऑब्वियसली वो सब चीजें आएंगी जो आपके आउटपुट देने में हेल्प करेगा. जैसे व्हाट इज द इनपुट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन? बुक, कोचिंग, and the most important, mentor. These are the inputs, and what will be the result? Discipline, consistency, good marks. तो ये सब चीजें. प्रोसेस में क्या आएगा? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगी. और आउटपुट में फाइनली द एंड प्रोडक्ट आएगा जिससे आप पैसे कमा सकते हो, इनकम अर्न, है ना? दीज आर ऑल द सिस्टम. अब इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करते हैं. ऑब्वियसली industrial regions will be located in that area where all the factors which I have told you here are easily available. वहीं पे located होंगी. तो चलिए अब देखते हैं. When a number of industries located close to each other and share the benefits of closeness, they make a industrial region. जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज अगर एक एरिया में है तो उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं. जैसे बोलते हैं ना, बैंगलोर इज ए industrial region of IT sector, Bangalore, Hyderabad. Why? Because most of the good IT or tech company are there, situated there. तो वो उसको हम बोल सकते हैं it's an industrial region. अब industrial region वर्ल्ड में कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए. क्या लगता है वर्ल्ड में? Have you learned about it? Let us see. East, North America, देखो ये. Western and Central Europe, this one. Eastern Europe, this one. एंड ईस्टर्न एशिया, ये जो ईस्टर्न एशिया है ना, दिस वन. इंडिया में मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु, हुगली रीजन, ऑल दीज थिंग्स यू कैन रीड. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. मेजर इंडस्ट्रीज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. ये जो चार चीजें हैं इनकी मोनोपोली है, आप बोल सकते हो. The iron and steel and textile industry are the older, while information is an emerging. Obviously, IT जो है अभी अभी कुछ 10-15 सालों से इमर्ज आउट हुआ है. Fine? Okay? Okay. Next one, iron and steel industry के बारे में हम जानते हैं. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industry. मतलब ये दूसरे इंडस्ट्री को भी फीड कर रहा है. The iron and steel coming out from these industry are used in
building, are used in construction, are used in making other products. तो इसीलिए इसको फीडर इंडस्ट्री बोला गया है. What are the inputs of these industry? Iron ore, coal, limestone, labor, capital, site, and other infrastructure. What is the process? The process of converting iron ore into steel involves many stages. अब वो stages के बारे में देख सकते हैं आप. रॉ मटेरियल को पहले ब्लास्ट फर्नेस पे पुट किया जाता है और स्मेल्टिंग जाता है. व्हाट इज द स्मेल्टिंग? इट इज नथिंग बट इट्स ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग आयरन फ्रॉम आयरन ओर. अब उसको जब बन जाता है स्मेल्टिंग में तो उसको छाना जाता है, रिफाइंड, सो दैट वी कैन गेट प्योर आयरन. ओके, सॉरी, वी कैन गेट प्योर स्टील. The output obtained is steel which may be used by other industry. सिंपल, इसीलिए इसको फीडर इंडस्ट्री भी बोला जाता है. देखो आप 8 टन ऑफ कोल को 4 टन ऑफ आयरन ओर के साथ मिलाएं, फिर 1 टन ऑफ लाइमस्टोन के साथ मिलाएं, तब जाके बस 1 टन ऑफ स्टील बनती है. सो वैल्यूएबल. ओके. Steel is often called as backbone of modern industry, obviously, because nowadays everything has steel in it. Daily use tools हो गए, ships, trains, trucks, autos, steel iron से ही बनते हैं. Features: why steel is being used on a very large scale? Because it is very tough and it can be easily shaped. मतलब flexible है वो. It can be easily cut also. It can be easily made into wire also. Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals. स्टील में भी अगर हम दूसरे मेटल्स को डालते हैं तो अलग अलग चीजें बन जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया. सो बेसिकली इट्स ए वर्सेटाइल. देखो मैं एक एक वर्ड आपको यहाँ लिख रही हूँ, उससे अभी आप लिख सकते हैं. फ्लेक्सिबल, ये वर्सेटाइल, ये. Alloys give steel unusual hardness, toughness and ability to resist rust. Alloy मतलब कि what is the meaning of alloy? Alloy कैसे बनता है? When you mix टू और मोर मेटल्स. जैसे आप इसमें बता रहे हैं ना, स्टील में अगर आप दूसरे भी चीजों को मिलाओगे तो अलॉय बनेगा. दैट इज ओनली द थिंग. तो क्यों करते हैं? ताकि हार्डनेस बढ़े, टफनेस बढ़े और जंक लेट से लगे, जल्दी ना लगे. क्लियर? सो दिस इज द थिंग. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेशन. Now, before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. 1800 साल में क्या देखा जाता था कि भैया रॉ मटेरियल, पावर और जो पानी है वो ये तीनों जो है एकदम से पास ही में होना चाहिए, वेयर वी वांट टू हैव आयरन और स्टील. नाउ व्हाट हैपेंड? स्लोली 50 साल के बाद आइडियल लोकेशन was near coal fields and close to canals and railways. अब चेंज हो गया. चेंज कैसे हो गया? देखिए अब कहाँ आने लगा? कोल के पास और कैनाल्स और रेलवेज के पास. मतलब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जो है लोगों का ध्यान बढ़ने लगा. उसके और 50 साल के बाद क्या हुआ? द स्टील इंडस्ट्री बिकेम टू लोकेट इन द लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स, because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported. मतलब कि यहाँ पे सब कुछ ध्यान रखा गया, वाटर का भी, इसलिए सी के पास है, उसके पास आपका पावर भी मिल जाएगा फ्रॉम वाटर, हाइड्रो पावर, एंड ऑल्सो योर ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट इज ए पोर्ट. तो एवरीथिंग वॉज केप्ट इन माइंड फ्रॉम द टाइम ऑफ 1950. तो आपको समझ में आया हाउ ट्रांजिशन हैपेंड. नेक्स्ट, वर्ल्ड में वेयर ऑल इंडस्ट्रीज आर देयर? जर्मनी, यूएस, चाइना, जापान, रशिया. इंडिया में कहाँ मिलेगा? भिलाई छत्तीसगढ़. भिलाई छत्तीसगढ़ इज हैविंग भिलाई स्टील प्लांट. दुर्गापुर, बर्नपुर ऑफ वेस्ट बंगाल, राउरकेला इन ओडिशा, बोकारो and Jamshedpur in Jharkhand. Another important steel center, you can read about it by pausing the screen. Clear? Okay. Jamshedpur के बारे में पढ़ते हैं. Before independence, TISCO was the only iron and steel plant in the country which was privately owned. मतलब हमारे जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी एक टिस्को नाम की कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, एंड दैट वाज द ओनली iron and steel company that was privately owned. Okay. After independence, the government set up several plants
TISCO started in 1907 at Sakchi near the confluence of rivers Subarnarekha and Kharkai in Jharkhand. रिवर्स के पास क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, फॉर बेटर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर बेटर एक्सेस टू वाटर. एंड साक्षी वॉज लेटर रीनेम्ड एज जमशेदपुर. देखो कितना ब्यूटिफुल फैक्ट है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ जमशेदपुर, साक्षी. क्लियर. देखो ये स्वर्ण रेखा रिवर है ना, यहाँ पे ये साक्षी है, यही जमशेदपुर है आपका. टिस्को टाटा स्टील वर्क्स. ओके. क्यों साक्षी को चूज किया गया स्टील प्लांट के लिए? बिकॉज इट वॉज वेरी मच क्लोज टू द कालीमाटी स्टेशन ऑन बेंगौर नागपुर रेलवे लाइन. 32 किलोमीटर ये दूर था, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन. It was close to iron ore, coal, manganese deposits as well to Kolkata, which provides a large market. मतलब यहाँ पे selling भी अच्छी हो सकती थी. TISCO gets coal from Jharia coalfield. This is इसको नहीं, TISCO. आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मतलब आसपास के रीजन भी दूसरे मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते थे. खरकई एंड सुबर्णरेखा rivers ensured sufficient water supply. I have already told you. And also government also supported by providing proper capital. So these were some of the factors through which Sakchi was chosen. पिट्सबर्ग. अब इंडिया के बारे में पढ़ा हमने, झारखंड. अब थोड़ा पिट्सबर्ग यूएस के बारे में पढ़ते हैं. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूएसए. ओके. वाई, अब यहाँ पे क्यों डेवलप हुआ आयरन एंड स्टील उसके बारे में पढ़ते हैं. Raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from these iron mines at Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. समझ में आ रहा है? कोल का अवेलेबिलिटी अच्छा था. Between these mines and Pittsburgh, Great Lakes waterway is present, which is one of the world's best routes for shipping ore cheaply. Transportation आसान हो गया. Trains used to carry the ores from Great Lakes to Pittsburgh area. The Ohio, Monongahela and Allegheny River provide adequate water supply. यहाँ पे rivers के पास भी था ये. Today, large steel mills are located in the valleys of Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh along with Ohio River. तो देखो यहाँ पे भी रॉ मटेरियल का ध्यान रखा गया, ट्रांसपोर्टेशन का, रिवर का, इसीलिए जो है पिट्सबर्ग को चूज किया गया. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. Okay. Other factories in Pittsburgh area use steel as their raw material to make any different products such as railroad equipment, heavy machineries and rail. Obviously, iron and steel industry is a feeder industry. I have already told you, because it used to feed other industries for their other products. Now talking about cotton textile industry. Now this textile industry can be divided on the basis of raw materials, that is fibers used in them. What kind of fibers they are using. It can be of two types. Natural, that is obtained from the wool, silk, cotton, linen and jute. Man-made, जो लोगों ने बनाया, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयन. तो ये है आपका man-made cotton, man-made textile, and this is your natural. Till the Industrial Revolution, cotton cloth was made using hand spinning technique. हाथों से wind looms के through, wheels and looms के through बनाया जाता था. However, after 18th century, this power looms facilitated the development of cotton textile industry. From your hand looms, we shifted to power looms. मतलब यहाँ पे हाथ का कम यूज है, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा मटेरियल में प्रोड्यूस होगा. Obviously, because human beings has a capacity ना, so now it has been converted into power looms. And when power looms में convert हुआ, बहुत ज्यादा production होने लगा, which helped to develop the cotton textile industry. It was first developed in Britain and then in the west part. Understood? Next. Important producers: India, China, Japan, USA. Now before the British rule, India handspun and handwoven
cloth popular worldwide for their quality and design, but the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming. I have already told you. कोई भी चीज आप हाथ से बनाओगे तो टाइम लगेगा, और हाथ से बना रहे हो means you are putting a lot of effort and that will be expensive. However, the traditional cotton textile industry जो competition में खड़ी नहीं हो पाई, क्यों? Because West countries such as your Britain and etc. USA started to introduce new textile mills which was run on the power, which produce cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units, machines के through. The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai, 1854. Very important. Okay. Location of cotton textile industry India में कहाँ है भाई? महाराष्ट्र, गुजरात, because of favorable humid climate. But today humidity can be created artificially. अब क्या होता था? अब देखो पहले क्या होता था? महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होती थी क्योंकि वहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट है. बट नाउ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमिडिटी जो है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट हो सकती है. एंड द रॉ कॉटन इज ए प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल. सो दिस इंडस्ट्री जो है वो अदर पार्ट्स में भी फैलने लगी. ठीक है, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर लेते हैं विच इज नाउ हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्लियर? ओके. अहमदाबाद के बारे में पढ़ते हैं. Where is Ahmedabad? It is in the Gujarat on the banks of Sabarmati River. The first mill was established in 1859 after Mumbai, Ahmedabad में. Now it soon became the second largest textile industry of India after Mumbai, और इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था. वेरी इंपॉर्टेंट. किसको भाई? अहमदाबाद. फॉर व्हाट? फॉर बीइंग सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. अब अहमदाबाद में क्यों डेवलपमेंट हुआ? बिकॉज इट इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया. तो कॉटन ग्रोइंग एरिया के बहुत पास है तो भैया अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी. क्लाइमेट बहुत बढ़िया था स्पिनिंग और वीविंग के लिए. फ्लैट एरिया है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है. तो ये सब जो कारण है. ऑल्सो वहाँ का पॉपुलेशन बहुत डेंस है गुजरात महाराष्ट्र का. तो उससे क्या है, लेबर आपके बहुत अच्छे मिल जाते थे, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर. वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवेज नेटवर्क भी है जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया. तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया तो मार्केट में बेचना लेना भी आसान हो गया. मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑल्सो एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो. बाहर भी है ना, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी आप इजीली कर पा रहे थे यहाँ पे. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. ओके. बट इन रिसेंट ईयर्स दिस अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. आप पढ़ोगे अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स का स्टोरी जब गांधी जी आए थे इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे देन यू विल नो अबाउट इट. Several textile mills have closed down due to emergence of new textile centers in the country, as well as non-upgradation of machine and technologies in the Ahmedabad. तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अब जो ये मिल थी वो अब रिसेंट मॉडर्न नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है. ठीक है. ओसाका, जैसे अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो वैसे ही ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला गया है. क्यों? वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे ओसाका में डेवलप हुई? बिकॉज द प्लेन एरिया एंड द लैंड वेर इजीली अवेलेबल. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट भी था वहां पे. रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर एंड लेबर वेर इजीली अवेलेबल. 4 चीजें, लैंड, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड योर लेबर, ये सारी चीजें ओसाका में थी. लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही अच्छा था. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता था तब जाके प्रोसेसिंग होती थी ओसाका इंडस्ट्री में. कहाँ से? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, यूएसए से.
Now the finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. Cheaply बेचते हैं इसलिए इनका export ज़्यादा है. Now what has happened, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles and electrical equipments and cement. वो भी अब replace हो गई है, तो ये आपको जानना है. ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि भाई कैसे कैसे डेवलपमेंट है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है. तो आप बेसिक जान गए होंगे कि किसी भी चीज को डेवलप होने के लिए उनके कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, etc. So when all these things are easily available at that place, we can set up a industry. So this was all about your industry chapter. I hope you liked it and I hope you understood it. So in case of any query, do write in the comment section. We'll address it. Till then, keep revising.